नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको भारत की राज्य व्यवस्था करवा रहा हूं। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर हम एक एक भाग को कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने आज तक भाग पांचवा शुरू कर रखा है। भाग पांच शुरू करने से पहले मैंने आपको भाग चार तक कंप्लीट करवा दिए थे सारे के सारे। ठीक है, यानी भाग एक किया था तो उसके अंदर जितने अनुच्छेद आते थे एक से लेके चार तक के बारे में डिटेल से चर्चा की थी। भाग दो किया था तो उसके बारे में नागरिकता के बारे में बताया था, 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद आते थे। भाग तीन के अंदर मौलिक अधिकार आते थे, जिसके अंदर डिटेल से चर्चा की थी। मैंने आपको एक एक जो आर्टिकल है अच्छे से समझाया था, 12 से लेके 35 तक। इसके बाद में भाग चार की बारी आई थी। भाग चार के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा थी, जो 36 से लेके 51 तक थे। 51 से इसके बाद में भाग पांच स्टार्ट किया हुआ। भाग पांच हमारा चल रहा है। भाग पांच के अंदर ये हमारी आज चौथी क्लास है, जिसके अंदर मैंने आपको 52 से लेके 70 तक जो अनुच्छेद हैं उन सब के बारे में बता दिया है। यानी 52 से लेके 70 तक, यानी मोटा मोटा देखे तो 52 से लेके 70 तक दो ही अभी तक पद कंप्लीट हुए हैं, जिसके अंदर एक तो राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति। दोनों के बारे में चर्चा कर ली थी भी, राष्ट्रपति को कौन चुनता है, कैसे चुनता है, क्या कुछ योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति की, कौन कौन नामांकन दाखिल कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता। इसके बाद में जो पढ़ा था वो पढ़ा था उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति के बारे में जो पढ़ा था उनकी भी डिटेल से चर्चा की थी भी, कौन चुनेगा, कितने प्रस्तावक होने चाहिए, कितने अनुमोदक होने चाहिए, कितनी सैलरी होती है, कैसे कैसे उपराष्ट्रपति काम करता है। ठीक है, इन सभी बातों की चर्चा कर ली थी। तो आज देख लेना, इससे पहले मैंने आपको 70 तक अनुच्छेद कवर करवा दिए थे। अगर आपको पता हो तो आप, अगर नए हो चैनल पे, तो नानक क्लासेस के चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको पॉलिटिकल की। उसके अंदर आप बाई डिटेल से अगर अनुच्छेद कवर करने हो तो क्लास लगा लेना। आज हम पढ़ेंगे 71 से लेके 79 तक। तो देख लेना, अनुच्छेद 71 से लेके 79 तक भाग पांच ही है ये। अभी तक मैंने आपको जब भाग पांच शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर भाग 22 हैं। टोटल भाग मैंने आपको कितने बताए थे? 22 भाग बताए थे। तो 22 के अंदर पांचवा ऐसा भाग है जो भारत की राज्य व्यवस्था या भारत के संविधान का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। कौन सा भाग माना जाता है? पांचवा भाग माना जाता है, और सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा अनुच्छेद है इसके अंदर। कितने हैं मैंने आपको बताया था? 52 से लेके 151 तक है। कहां से लेके? 52 से लेके 151 तक, यानी मोटे मोटे तौर पे काउंट करें तो 100 अनुच्छेद हैं इसके अंदर। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लेना, अगर आपके अंदर आपके एग्जाम के अंदर भारत की राज्य व्यवस्था है ना, तो भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर देख लेना, अगर 100% आ रही है ना भारत की राज्य व्यवस्था, तो 70% देख लेना क्वेश्चन भाग पांच में से ही आएंगे। ठीक है, 70% प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, वो भाग पांच में से ही पूछे जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, भाग पांच जिसने पढ़ लिया ना, उसकी 60 से 70% पॉलिटिकल क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, आज बात करते हैं अनुच्छेद 71 की। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 71 क्या कहता है। अनुच्छेद 71 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 71 देख लेना, अनुच्छेद 71 के अंदर हमारी क्या चर्चा की गई है? अनुच्छेद 71 के अंदर देख लेना, 71 के तहत भारतीय संविधान में यह स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच एवं निर्णय हेतु उच्चतम न्यायालय अंतिम निर्णय करता होगा। इसके अंदर 71 के अंदर हम ये बताया गया है भी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 71 हमें ये बताता है, क्या बताता है भी, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन, यानी अगर कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस चुनाव के अंदर कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे विवाद उत्पन्न होने का मतलब क्या होता है? चुनाव को अवैध घोषित कर देना, या राष्ट्रपति ना खुश हो अपने चुनाव से, या बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर क्या हो जाता है, जिनसे संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच एवं अंतिम निर्णय किसका होगा? अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय माना जाएगा। ये बात हमें कौन कहता है? ये बात हमें अनुच्छेद 71 कहता है। क्या कहता है अनुच्छेद 71? भी राष्ट्रपति के निर्वाचन, आपको पता है भी, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच, यानी जब चुनाव करते हैं, चुनाव करते समय कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाए तो उन विवादों की जांच कौन करेगा? उन विवादों की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, विवादों की जांच करने के बाद में जो अंतिम निर्णय आएगा या अंतिम फैसला आएगा, वो भी किसका आएगा?
वो भी उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का ही आएगा अंतिम निर्णय। ये बात आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच कौन करता है, तो कौन करता है, सीधा वनडे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अनुच्छेद 71 है वो समझ में आया होगा। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 72 की। 72 के अंदर क्या बोला गया है, भारत के राष्ट्रपति को कतिपय मामलों सहित उन मामलों में जहां मृत्यु का दंडादेश दिया गया है को क्षमा, प्रविलंबन, उसका विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति भी प्रदान करता है। मैंने आपको जब पढ़ाया था राष्ट्रपति के बारे में, जब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा की थी, तो मैंने आपको बताया था भी दंडादेश, परिविलंबन, विराम या परिहार, निलंबन, इन सब के बारे में चर्चा की थी। तो मैंने आपको बोला था भी राष्ट्रपति को जब उसकी न्यायिक शक्तियां किसके अंतर्गत आती है, उसकी न्यायिक शक्तियां आती हैं 72 के अंतर्गत। जब भी देख लेना कोई भी अपराधी हो, उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुना दी या उसे सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया, तो मृत्युदंड देने के बाद में उसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वो कौन सा रास्ता होता है, वो होता है राष्ट्रपति के पास जाने का। ठीक है, यानी राष्ट्रपति से अपनी गुहार लगाए भी मेरे से गुनाह हो गया, मुझे मृत्युदंड ना दो, मुझे मृत्युदंड की बजाय उम्र कैद दे दो, या ऐसे कुछ भी कह सकता है वो। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपने उस न्यायिक शक्ति का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग करेगा, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है भी वो किसी भी मृत्युदंड को क्या कर सकता है, टाल सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 यह अधिकार देता है भी अपनी न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति उस मृत्युदंड को क्या कर सकता है, उस मृत्युदंड को या तो मृत्युदंड को ऐसे कंटिन्यू ही रहने देगा भी आप बचने के लायक नहीं हो, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, या उसको क्या करेगा, मृत्युदंड दिया हुआ है फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देगा। उम्र कैद में बदलने, अगर उम्र कैद में नहीं बदलेगा तो तीसरा उसका होता है भी या उसको बिल्कुल ही रिहा कर देगा। ठीक है, इन तीनों में से या तो उसको फांसी की सजा कंटिन्यू रहने देगा, या उसको क्या करेगा, फांसी की सजा कंटिन्यू रहने देगा, या उसको उम्र कैद के अंदर बदल देगा भी चलो उम्र कैद कर देते हैं। ठीक है, अगर उम्र कैद भी नहीं करता, तो उम्र कैद भी नहीं करता तो उसे क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल ही बरी कर दिया जाता है। ठीक है, इन तीनों कंडीशन में से ये अधिकार किसको है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति आती है, आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 73 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां मैंने जब आपको बताया था भी संवैधानिक रूप से किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के हाथ में, और औपचारिक रूप से किसके हाथ में होती है, राष्ट्रपति के हाथ में होती है। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है उन विषयों तक जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है। विषयों का क्या मतलब है, जब मैंने आपको पहली क्लास के अंदर मैंने आपको क्या करवाया था, अनुसूचियां कराई थी, तब मैंने आपको बताया था अनुसूची 7 के अंदर क्या है, शक्तियों का विभाजन है। क्या है, मैंने 7वीं सूची के अंदर बताया था ना, कौन सी सूची है, एक तो है संघ सूची, ठीक है, दूसरी कौन सी आ जाती है, दूसरी आ जाती है राज्य सूची, और तीसरी कौन सी आ जाती है, तीसरी आ जाती है समवर्ती सूची। कौन सी आ जाती है, समवर्ती सूची, और चौथी क्यों कौन सी आ जाती है, अपशिष्ट सूची। ठीक है, ये 4 प्रकार की सूचियां होती है। इसके अंदर 100 विषय हैं जिसके ऊपर क्या किसको अधिकार है कानून बनाने का, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को यह अधिकार है भी संघ सूची के अंदर जितने भी विषय आते हैं उन विषयों के ऊपर कौन कानून बना सकता है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची के अंदर देख लेना, राज्य सूची के अंदर राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची के अंदर राज्य और संघ दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन मान्य किसका होगा, संघ सरकार का मान्य होगा। और अपशिष्ट सूची के अंदर क्या आ जाता है, अपशिष्ट सूची के अंदर यानी 1950 के बाद में जो नए नए प्रावधान हुए हैं, नए नए संविधान के अंदर संशोधन करके विषय जोड़े गए हैं, तो उन विषयों से संबंधित जो कानून बनाएंगे वो अपशिष्ट के अंदर आ जाते हैं। इस पे भी ज्यादा से ज्यादा एकाधिकार किसका होता है, संघ सरकार का ही होता है। तो ये बात कहाँ पे बोली गई है, आर्टिकल 73 के अंदर कहा गया है भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है उन विषयों तक जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि, संसद का मतलब केंद्र सरकार को विधि बनाने का अधिकार है, और किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोग करने योग्य अधिकारों या प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग करने की शक्ति है। इसकी शक्ति है अपने अधिकारों का प्रयोग करके
कानून बनाने की शक्ति है। कानून बनाने के विषय आर्टिकल नंबर 73 के अंतर्गत हैं और संघ सूची के अंतर्गत हैं। कितने विषय हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर है शक्तियों का विभाजन, मैंने आपको वो भी बता दिया। तो अनुच्छेद 73 से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। 73 के अंदर शक्तियों का विभाजन है। केंद्र सरकार के पास जो विषय हैं, कितने विषय हैं, 100 विषय हैं जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अनुसूची 7 के अंदर है शक्तियों का विभाजन। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में अनुच्छेद 74 ये लाइन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति देश का नाम मात्र और संवैधानिक प्रमुख होता है। मैंने आपको क्या बोला था, एक तो होता है नाम मात्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति देश का, बाकी सारी की सारी शक्तियां किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। यानी एक तरह से राष्ट्रपति होता है जो सत्ताधारी पार्टी होती है ना, उसका ही बंदा होता है एक तरह से माने तो। इसके बाद में अनुच्छेद 74 की बात करते हैं। 74 के अंदर क्या बोल रखा है अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना होता है। ये आ गई ना बात। वैसे कहने को तो राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है, लेकिन 74 के अंदर क्या बोला गया है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह का क्या करना होता है, पालन करना होता है। अब यहाँ पे देख लेना एक लॉजिकल बात, मंत्रिपरिषद कौन होता है, मंत्रिपरिषद वो होता है जो संसद के अंदर बैठते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। और राष्ट्रपति को किसका मानना है, जो लोकसभा के अंदर सदस्य बैठते हैं, ये मंत्री हैं। मंत्रियों ने तो देख लेना राष्ट्रपति को चुना था। राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर मैंने आपको क्या बोला था, अभी देश के जो संसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा के वो, और जितनी भी विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं के सभी एमएलए होते हैं, यही भाग लेते हैं ना देश के इसके राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। तो 74 मंत्रिपरिषद आ गया, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना होता है। तो यहां से क्या पता चलता है भी राष्ट्रपति एक तरह से पूरा का पूरा जो होता है, जो सत्ताधारी पार्टी होती है, उनके हाथों की एक तरह से क्या बोल दें, उनके हाथों उनके इशारों पे ही कार्य करता है। ठीक है, 74 के अंदर ये कहा गया है भी राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना होता है, जिससे मंत्रिपरिषद में कार्यकारी शक्तियां निहित होती है। मंत्रिपरिषद में क्या होती है, कार्यकारी शक्तियां निहित होती है, यानी कार्य करने की शक्तियां किसके अंतर्गत होती है, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत होती है। और कैबिनेट मंत्रियों को वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मिलती है। कैबिनेट मंत्रियों का क्या मतलब होता है, मैं आगे मंत्री पढ़ाऊंगा कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, कौन से कैबिनेट मंत्री होते हैं। जैसे भारत का रेल डिपार्टमेंट है, ठीक है, रेलवे विभाग है भारत का, ठीक है, रेलवे विभाग का कोई भी मंत्री है तो वो क्या है, एक सबसे बड़ा मंत्री होगा ना रेलवे विभाग का, वो क्या होगा, वो कैबिनेट मंत्री होगा रेलवे विभाग का। ठीक है, इसके अंदर इसकी सहायता के लिए उप मंत्री, राज्य मंत्री, बहुत से मंत्री होते हैं, लेकिन एक ही मंत्री होगा, कौन होगा, वो कैबिनेट मंत्री होगा। कैबिनेट मंत्री के हाथ में रेलवे की सारी शक्तियां निहित होती है। तो यहाँ पे भी इसने यही बात बोली है, अभी कैबिनेट मंत्रियों को वास्तविक कार्यकारी शक्तियां निहित या कार्यकारी शक्तियां है। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं 75 के अंतर्गत क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस बात का क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। देख लेना, संसद हैं, कितने हैं संसद, उसके अंदर लोकसभा के अंदर 543, जब भी देख लेना 543 संसद है। जब भी कभी लोकसभा का चुनाव होगा तो ये 543 में से सरकार किसकी बनेगी, 51% पे सरकार बन जाती है। अगर 100% है तो इसका 543 का 51% 272 या 73 बनता है। कितना बनता है, चलो 273 कर लेते हैं। अगर बीजेपी के पास, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अगर बीजेपी के पास 273 सीटें आ गई तो बीजेपी के 273 जो एमपी हैं वो इकट्ठे होके कहां पे जाएंगे, इकट्ठे होके लोकसभा के अंदर जाएंगे। तो लोकसभा के अंदर क्या होगा, लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति इन 273 में से जो इस दल का नेता होगा, यानी इसको क्या बोला जाता है, बीजेपी ने अभी 273 सीटें ले ली तो इसने बहुमत प्राप्त कर लिया, तो इसको बहुमतदारी पार्टी बोलते हैं। यानी 273 सीटें आपने प्राप्त कर ली, आपको 50% लेने थे लेकिन आपने 51% ले लिया, तो निश्चित तौर पे सरकार आपकी बनेगी देश के अंदर। जब सरकार बनेगी, 273 सीटें आपके हाथ में हैं, आप सभी इकट्ठे होके राष्ट्रपति के पास जाओगे तो राष्ट्रपति आप में से ही किसी एक को क्या कर देगा, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, जिसको पूरे के पूरे पार्टी यानी पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है बीजेपी का, वो सारा अपना क्या मानता होगा, अपना सर्वश्रेष्ठ नेता मानता होगा। ठीक है, यानी सीधा सा बोला जाए तो राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को क्या कर देते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। देख लेना, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, ये बात याद रख लेना। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है या निर्वाचन किया जाता है या नियुक्त किया जाता है या कोई भी नहीं।
तो देख लेना, निर्वाचन कौन करती है, निर्वाचन जो जनता द्वारा किया जाता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है बहुमत दल के नेता की। ठीक है, दोनों के अंदर बहुत अंतर है, नियुक्ति और निर्वाचन के अंदर। तो इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, निर्वाचन तो जनता ने कर ही दिया, चुनाव तो जनता ने डाल ही दिए, तो वो क्या हो गया था, वो निर्वाचन हो गया था। तो इसके बाद में क्या बोलता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाएगी। अभी देख लेना, बीजेपी पार्टी का एक आदमी या नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बना दिया, तो जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी की सलाह से जो अन्य है ना, जो अन्य मंत्री हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, बहुत से मंत्री हैं ऐसे, कानून मंत्री हो गए, रेलवे मंत्री हो गए, तो उन सब की नियुक्ति करेगा, उन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति किससे करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। और यहाँ पे देख लेना, जब राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, वो अपनी सविवेकीय शक्ति के आधार पर की थी। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, वो प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ने खुद की सलाह से की थी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब की थी तो राष्ट्रपति ने किसी भी व्यक्ति की सलाह नहीं ली थी। इस बात के अंदर बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब होता है, जैसे वैसे तो इनका होता है 5 वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष तक आपको गवर्नमेंट आपकी मतलब की जो है, जब तक आपका विश्वास बना रहेगा जनता के ऊपर, 5 वर्ष तक आपका कार्यकाल होगा। लेकिन ये क्या होता है, जैसे कोई भी मंत्री है, अभी उदाहरण के तौर पे आप रेलवे मंत्री लगा लो, रेलवे मंत्री अच्छे से कार्य नहीं कर रहा, या रेलवे मंत्री अच्छे से अपने पद का निर्वहन नहीं कर रहा, तो प्रधानमंत्री रेलवे का जो मंत्री होगा उसको थोड़ी ना बोलेंगे भी आप पद छोड़ दो। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो उस बीजेपी पार्टी का ही बंदा है, तो इसीलिए तो फिर पार्टी टूट जाएगी। प्रधानमंत्री किसको कहेंगे, राष्ट्रपति को कहेंगे भी जो हमारा रेलवे मंत्री है वो ढंग से कार्य नहीं कर रहा, उनका क्या होना चाहिए, उनको पद से हटाना है। तो फिर राष्ट्रपति किसको बोलेंगे, राष्ट्रपति रेलवे मंत्री को उसके पद से क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये कभी भी हटा सकते हैं, इस बात का आपको पता होना चाहिए, चाहे 5 वर्ष का कार्यकाल हो, चाहे आपका 6 का हो, चाहे 7 का हो। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक, राष्ट्रपति की तो कहने को इच्छा होती है, जब तक प्रधानमंत्री की इच्छा होगी, आप ऐसे कह सकते हो, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक आप पद के ऊपर क्या होगे, पद के ऊपर बने रहोगे। इस बात का आपको पता होना चाहिए। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देख लेना, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने का क्या मतलब है, तो देश के अंदर जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर ही सारे मंत्री बैठते हैं ना, 543 जो एमएलए हैं, एमपी हैं 543, उसी में से ही देख लेना 272 तो उस पार्टी के हैं जिन्होंने बहुमत हासिल की है। तो इस पार्टी के जो मंत्री हैं, इस पार्टी के ही है ना, जितने भी मंत्री हैं, रेलवे मंत्री, कानून मंत्री, सारे के सारे जितने भी मंत्री हैं इस पार्टी के ही हैं। तो कहाँ पे बैठेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर बैठेंगे। तो क्या बोला जाता है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, यानी लोकसभा के अंदर समूह से बैठते हैं। तो लोकसभा के अंदर अगर समूह ऐसे बैठते हैं तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, किसके प्रति उत्तरदायी माने जाते हैं, लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी माने जाते हैं जो मंत्री होते हैं। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, केंद्र का जो मंत्री परिषद है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन दे देगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा या संसद। तो आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी लगाना है, क्योंकि मंत्री होते हैं वो लोकसभा से ही चुने, बात का आपको पता होना चाहिए। 1 नंबर बात इसने बोली है, मंत्री के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को भी पद से हटा दिया जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना, अभी मंत्री को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करना है, तो मंत्री के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को भी पद से हटा दिया जाएगा। कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। किसके कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर। इसके बाद में सेकंड के अंदर, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर लेंगे, राष्ट्रपति जब चाहेगा पद से हटा देगा, जब चाहेगा पद ज्वाइन करवा देगा। 3 नंबर बात, मंत्री परिषद विपक्ष के प्रति सामूहिक रूप से अहिंसा होती है। विपक्ष के प्रति सामूहिक रूप से अहिंसा का क्या मतलब होता है, जब संसद के अंदर बैठते हैं ना, जैसे अभी देख लेना 272 एमएलए, 272 तो एमपी हैं, जिसकी पार्टी या सरकार के अंदर या जिसकी केंद्र के अंदर पार्टी चल रही है उस पार्टी के 272 एमएलए हैं, तो बाकी के जो 272 या बाकी के जो 273 बने वो तो अलग अलग पार्टियों के हैं ना। तो ये देख लेना, ये इसने क्या बोला है, मंत्री परिषद विपक्ष के प्रति सामूहिक रूप से अहिंसा होती है। तो इन दोनों के बीच में लोकसभा के अंदर क्या चलता रहता है,
वाद विवाद चलता रहता है, किन के लिए चलता रहता है, जैसे जो दूसरे होंगे यानी विपक्ष के होंगे वो बोलेंगे देश के अंदर महंगाई बहुत है, देश के अंदर बेरोजगारी बहुत है, देश के अंदर लोगों के बिल बहुत आ रहे हैं, देश के अंदर ये हो गया वो हो गया। तो ये क्या करेंगे, ये इन सबको बताएंगे भी हम देश के अंदर ये कार्य कर रहे हैं इन कार्यों को सुधारने के लिए। तो जब ऐसे बोलेंगे तो अहिंसा तो होगी आपसी के अंदर। तो वही बात बोलेगी अभी मंत्री परिषद विपक्ष के प्रति सामूहिक रूप से, तो ये 272 भी समूह के अंदर ही इनके प्रति लड़ेंगे, सामूहिक रूप से अहिंसा होगी। तो ये बात इसने बोली थी। यांगोनी भी एक लो डांग लिया यार, चाल फिर खोल दियो, ऐसे नहीं होता कभी भी, ठीक है। सामूहिक रूप से ही इसके प्रति क्या होगी, अहिंसा होगी। इसके बाद में 4 के अंदर इसने क्या बोला है, किसी भी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति की तीसरी सूची में इस प्रोसेस के लिए दिए गए प्रारूप अनुसार पद की और आलोचना की शपथ ली जाएगी। मैंने आपको जब अनुसूचियां पढ़ाई थी तो अनुसूचियां 3 के अंदर क्या बोला गया था, अनुसूची 3 के अंदर मैंने आपको बोला गया था शपथ का प्रावधान है। शपथ का प्रावधान बोला गया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री। मैंने आपको बोला था ना भी मंत्रियों का भी प्रावधान है। तो यहाँ पे देख लेना किसकी अनुसूची, तीसरी अनुसूची के अंदर इस प्रोसेस का। तो शपथ कौन दिलाएगा वो आगे मैं बताऊंगा आपको। राष्ट्रपति की तीसरी अनुसूची में इस प्रोसेस का प्रारूपों के अनुसार पद की आलोचना। पद की आलोचना का ये मतलब होता है जैसे अपन राष्ट्रपति बन गए, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, तो राष्ट्रपति बनने के बाद में जो राष्ट्रपति की कुर्सी है उसकी आलोचना नहीं करेगा भी ऐसे है वैसे है, या केंद्र सरकार के कहने पे काम करना पड़ता है, या फलानो ढिमकानो, ऐसे कुछ नहीं। यानी उस पद की आलोचना नहीं करनी आपको, पद के प्रति हमेशा वफादार रहना है चाहे आप कैसे भी हो, क्योंकि देश का सर्वोच्च पद होता है वो। इसीलिए अगर अपन उस पद पे बैठ के उस पद की आलोचना करेंगे तो फिर काय के राष्ट्रपति हैं ना, काय के मंत्री हैं, फिर तो वैसे सीधे ठीक है। तो यही बात बोलेगी अभी पद की आलोचना की शपथ लेगा, ठीक है। इसके बाद में बोला गया है मंत्रिपरिषद के उपकरणों की 3 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती हैं, 3 श्रेणियां होती हैं, अर्थात मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। इन सभी सरकारी दस्तावेजों में शीर्ष स्थान पे प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है इन सभी के ऊपर, प्रधानमंत्री होता है। अभी देखते हैं मंत्री, मंत्रियों को क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये आगे लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। कैबिनेट मंत्री कौन से मंत्री होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय, केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय का मतलब होता है जैसे गृह विभाग, रक्षा विभाग, वित्त विभाग, विदेश मामलों में आदि प्रमुख होते हैं। जो भी बड़े बड़े विभाग है ना केंद्र सरकार के अंदर, उन सभी मामलों को अभी देख लेना। जैसे अभी उदाहरण के लिए ये 4 ही विभाग है आपको मैं बता रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री के पास इतने काम होते हैं भी वो खुद हर एक विभाग के अंदर जाके हर एक विभाग की जांच नहीं कर सकता, हर एक विभाग की देखरेख नहीं कर सकता। तो देखरेख न करने के अनुसार यानी प्रधानमंत्री का शेड्यूल बिजी होने के अकॉर्डिंग ही अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री दे दिए जाते हैं। जैसे गृह विभाग का अपना खुद का मंत्री होता है, तो गृह विभाग से संबंधित कोई भी फैसला है या कोई भी बातचीत करनी है तो कौन करेगा, जो गृह विभाग का कैबिनेट मंत्री है। इसके बाद में रक्षा विभाग है, रक्षा विभाग का कोई भी मंत्री, जैसे कैबिनेट मंत्री किसी को बना दिया गया रक्षा विभाग का, तो रक्षा विभाग से संबंधित कोई भी कार्य करना है या कोई भी काम करना है तो कौन करेगा, वो रक्षा मंत्री है, जो रक्षा विभाग का कैबिनेट मंत्री है। यही वित्त विभाग का काम होता है, यही विदेश में मामलों के अंदर जो विभाग होता है उनका काम होता है। कैबिनेट मंत्री सरकार के महत्वपूर्ण मामलों को देखते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सरकार के महत्वपूर्ण मामलों को देखते हैं। यानी पूरा का पूरा देश है ना वो इन कैबिनेट मंत्रियों के अकॉर्डिंग ही चलता है। कहने को ये बात आप सीधी सी कह सकते हो। क्यों चलता है, क्योंकि हर एक विभाग इनके अंडर में आता है, हर एक विभाग का अपना अपना अलग क्या होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। राज्य मंत्री होते हैं, अन्यथा मंत्रालयों विभागों के अधिकारी स्वतंत्र हो सकते हैं या कैबिनेट मंत्रियों से संबंध किया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है जो राज्य मंत्री होते हैं ना, जैसे गृह विभाग का कोई भी मंत्री है तो गृह विभाग के मंत्री का शेड्यूल बहुत बिजी है तो वो राज्य मंत्री से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है, या राज्य मंत्री की क्या कर सकता है, सहायता ले सकता है इस मामले के अंदर। इसके बाद में 3 नंबर पे उप मंत्री आ जाते हैं। ये सचिवालय या राज्य भवन से संबंधित होते हैं, तथापि वे स्वायत्त राजनीतिक और संसदीय संस्थाओं में अपनी सहायता करते हैं। संसदीय सेवाओं यानी ये इनकी सहायता करते हैं राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री किसकी सहायता करते हैं, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। क्योंकि अभी देख लेना कोई भी जैसे देश का वित्त विभाग है तो वित्त विभाग का बहुत बड़ा पूरे देश के अंदर पैसे का सिस्टम लेन देन करना, तो ये एक व्यक्ति तो संभाल नहीं सकता।
नहीं संभाल सकता ना, तो इसीलिए उसको राज्य मंत्री की सहायता लेनी पड़ती है, और राज्य मंत्री को किसकी सहायता लेनी पड़ती है, उप मंत्री की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। इनके पास पूरा का पूरा मंत्रालय होता है, और उस मंत्रालय के अकॉर्डिंग कोई भी फैसला लेना हो तो ये पूरी तरह से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं उस विभाग के प्रति कोई भी फैसला लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद में देख लेना, कभी कभी मंत्रिपरिषद में कोई उप प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकता है। उप प्रधानमंत्री की प्रमुख राजनीतिक हिस्सेदारी से की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत कुल जनमत की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होता। यह प्रस्ताव वर्ष 2003 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंदर जोड़ा गया था। अभी इस बात का क्या मतलब होता है कि जैसे कितने हैं कुल जनमत की, कुल जनमत होते हैं, कितनी सीटें हैं आपके पास 273 हैं या 272 आपने एमएलए चुन लिए या एमपी चुन लिए, तो उन जितने भी आपके एमएलए हैं या आपकी पार्टी के एमपी हैं, उनकी संख्या का 15% से ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते। 15% से ज्यादा क्या नहीं बना सकते, ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 15%, और कम से कम पूछे तो यहाँ पे लिख लेना 12%। यानी आपको कम से कम मंत्रियों की संख्या कितनी रखनी है, 12%, और ज्यादा से ज्यादा कितनी रखनी है, 15%। यह प्रस्ताव कब लाया गया था, 2003 के अंदर लाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 91वां संविधान संशोधन किया गया था। अभी देख लेना इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई थी क्योंकि 2003 से पहले क्या होता था, जब सरकार बनती थी राज्यों या देश के अंदर, कभी भी सरकार बनती थी, तो सरकार के अंदर ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को क्या कर दिया जाता था, मंत्री बना दिया जाता था। तो अभी देख लेना, एक कैबिनेट मंत्री होगा या गृह विभाग का या वित्त विभाग का, कोई भी आप मंत्री लगा लो, वो मंत्री होगा ना, तो उसकी रक्षा के लिए भी बहुत पैसा लगता है, उसको रहने के लिए बंगला, घूमने के लिए गाड़ियां, विदेश में जाना, फलाना निमकाना, 100 काम होते हैं, तो 100 कामों के लिए फिर खर्चा कहाँ से आएगा, सरकार के खाते से ही आएगा ना। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मंत्री रखने से सरकार के वित्त विभाग के ऊपर ज्यादा भार पड़ता था। तो उस भार को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया, 2003 के अंदर एक संशोधन पारित किया। संशोधन के अंदर क्या बोला गया कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी संख्या का 12% रख सकते हो, सॉरी ज्यादा से ज्यादा 15% रख सकते हो, और कम से कम कितना रख सकते हो, 12% रख सकते हो। मंत्रियों की संख्या को एक लिमिट के अंदर कर दिया गया, जो कि देश के हित के अंदर आज तक का सबसे सही फैसला माना जाता है। ठीक है, अन्यथा क्या होता था, हर एक को मंत्रियों की शक्ति दे दी जाती थी। फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर मंत्रियों की शक्ति दी जाएगी ना, तो फिर अपनी शक्ति का क्या होता है, गलत इस्तेमाल होने का ज्यादा खतरा रहता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, मंत्री के लिए यह दावा है कि वे संसद के सदस्य हों। यदि संबंधित संसद के सदस्य के बिना मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के लिए संसद के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। ऐसा न होने पर उसे अपना मंत्री पद त्याग दिया जा सकता है या त्याग कर दिया जाता है। मंत्री बनने के लिए एक शर्त होती है, अभी आपको संसद का क्या होना चाहिए, संसद का सदस्य होना चाहिए। संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा के या तो सदस्य हो, और दूसरा आप राज्यसभा के सदस्य, दोनों में से किसी एक का सदस्य होना आपके लिए जरूरी है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की चर्चा है। महान्यायवादी ये क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। 76 के अंतर्गत किसकी चर्चा है, महान्यायवादी की। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी का क्या होता है, कानून अधिकारी। क्या होता है, कानून अधिकारी होता है। कानून अधिकारी का मतलब केंद्र सरकार का अपना खुद का वकील बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो, केंद्र सरकार का खुद का एक वकील होता है। प्रथम विधि अधिकारी होता है, यह कानूनी सलाह देता है और संसद की किसी भी कार्रवाई में भाग लेना या मध्य रात्रि में मतदान नहीं कर सकता। यानी ये संसद की किसी भी कार्रवाई के अंदर भाग नहीं ले सकता, और दूसरा मध्य रात्रि के अंदर क्या नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या होता है, अभी ये मतदान नहीं कर सकता, मध्य रात्रि का ये मतलब होता है या कोई भी रात में उठ के चलो वोट देने चला, वो सिस्टम नहीं है। मध्य रात्रि का ये मतलब होता है, अभी अगर फैसला अड़ जाए कि जैसे कोई भी बिल है, उदाहरण के लिए ए और ये 2 बिल हैं, ये ए बिल है और ये कौन सा बी बिल है, इन दोनों के ऊपर फैसला अड़ गया। यानी जैसे आपके पास कितने हैं, 272 एमएलए हैं। कितने एमएलए हैं, 272 एमएलए हैं।
270 लगा लो, चलो 270 ml है, तो 135 तो इधर है और 135 ही इधर है। 135 तो बोल रहे हैं अभी बी बिल्कुल आना और 135 ही बोल रहे हैं ए बिल्कुल आना। फिर वहां पे महान्यायवादी क्या करता है, महान्यायवादी मध्य रात्रि का ये मतलब होता है वो संसद के अंदर तो बैठ सकता है, संसद के अंदर भाग कार्यवाही के अंदर भाग तो ले सकता है, लेकिन वो ऐसे नहीं है भी इन दोनों के ऊपर अगर इधर आ गया तो 136 वोट इधर हो जाएंगे तो ये ए बिल पास हो जाएगा, अगर इधर चला गया तो 136 ही इधर हो जाएंगे तो बी बिल पास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है भी वो अपना मध्य रात्रि के अंदर चुनाव के अंदर भाग नहीं ले सकता, यानी संसद की किसी भी कार्रवाई के अंदर भाग नहीं ले सकता, संसद के अंदर बैठ सकता है, कार्यवाही की चर्चा सुन सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसका इतना ही काम। किसके अंदर चर्चा है, महान्यायवादी की क्षेत्र के अंदर है। होता क्या है, प्रथम विधि अधिकारी होता है, संसद के अंदर क्या कर सकता है, कार्रवाई के अंदर भाग नहीं ले सकता, भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो महान्यायवादी की योग्यता होती है ना, महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश हो उसकी जो योग्यता होगी वही क्या होगी, भारत का न्यायवादी या महान्यायवादी होगा उसकी सेम कंडीशंस होगी। ठीक है, तो ये देख लेना, जो महान्यायवादी की योग्यता होगी वो देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा उसके प्रति उसकी दोनों की योग्यता क्या होगी, एक सेम ही होगी। महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर उपदेश दे और विधिक स्वरूपों के ऐसे अन्य सिद्धांतों का पालन करे जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करे या उन कार्यों का कार्यान्वयन करे जो इस प्रकार हैं, संविधान या तत्सम प्रवर्त कोई अन्य विधि या उसका विधान मानवीय द्वारा प्रदान किया गया है। यानी तो देश के अंदर क्या करता है, देश के अंदर जितने भी विधि से संबंधित या जितने भी कानून से संबंधित विधिक स्वरूपों के अंदर क्या करता है, विधिक स्वरूपों के अंदर क्या करता है, वो सलाह देता है। किसको सलाह देता है, वो देश की संसद को सलाह दे सकता है, प्रधानमंत्री को सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। महान्यायवादियों को भारत के राज्य क्षेत्र में अपनी नागरिकता बनाए रखने के लिए सभी न्यायालयों की सुनवाई का अधिकार होगा। सुनवाई का अधिकार क्या होगा, जैसे किसी भी राज्य के अंदर क्या होता है, किसी भी राज्य क्षेत्र के अंदर कोई भी केस अटक गया तो उस केस की वकालत करने के लिए उस राज्य के द्वारा महादेश भारत के महा न्यायवादी की क्या कर सकती है, वो राज्य भारत के महान्यायवादी की क्या कर सकता है, मांग कर सकता है। क्या कर सकता है, मांग कर सकता है। ये एक प्रकार का वकील ही होता है ना। तो अगर कोई राज्य इसको बुलाना चाहे तो राज्य क्या कर सकता है, वकालत करने के लिए बुला सकता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मैंने आपको अभी बताया था, राष्ट्रपति चुनाव करेगा, राष्ट्रपति भी इसको क्या करेगा, हटाएगा और ऐसा परिश्रमिक प्राप्त करे जो राष्ट्रपति का पद धारण करे। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल नंबर 77 के अंदर क्या बोला गया है, भारत सरकार के कार्य का संचालन। एक के अंदर क्या बताया गया, भारत सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पे की जाएगी। औपचारिक तौर पे राष्ट्रपति के नाम पे की जाएगी, लेकिन संवैधानिक तौर पे प्रधानमंत्री। 2 नंबर, राष्ट्रपति के नाम से जुड़े प्रमाण पत्र या अन्य लेखों को ऐसी रीति रिवाज या अधि प्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले पूर्व निर्धारण से विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार के अधि प्रमाण पत्र, आदेश या अभिलेख की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी, उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा आदेश नहीं लिखा जाएगा। ये बात किसके अंदर बोली गई है, कार्य ये सारे के सारे, यानी जितने भी राष्ट्रपति के हस्तलिखित या साइन करने वाले कार्य होता है ना, उन सब के बारे में ये चर्चा है। प्रमाण पत्र से लेखों की रीति रिवाज या आधिकारिक प्रमाण पत्र, आपको बस इतना याद रखना है, 77 के अंदर भारत सरकार के कार्यों का क्या होता है, संचालन होता है और संपूर्ण रूप से कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पे होती है। बस अभी कार्यों के बारे में पूछे तो कार्य तो बहुत होते हैं देश के मंत्रियों के या राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति के कार्यों के नियमों का संशोधन भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति के कार्यों के अंदर, राष्ट्रपति के नियमों या कार्यों के अंदर क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। कौन करेगी संशोधन, वो करेगी देश की संसद। कौन करेगी, देश की संसद। अनुच्छेद 78 के अंदर क्या बोला गया है, देशों के प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी राष्ट्रपति को उपबंध कराई गई है।
जो कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के लिए कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां निर्धारित की गई है। यानी 78 के अंदर देश के प्रधानमंत्री के क्या किया गया है, देश के प्रधानमंत्री के कार्यों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। केंद्रीय मामलों के प्रबंधन और अन्य स्टोन से संबंध में मंत्रालय परिषद द्वारा संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। कौन सूचित करेगा? प्रधानमंत्री। पहला कार्य होता है, यानी समय समय पर देश के विकास के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो कौन सूचित करेगा? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री। संघ के मामलों के प्रबंधन और स्टोन से संबंधित जानकारियां साझा करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री। किससे करेगा? राष्ट्रपति से, क्योंकि राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता हो सकती है। राष्ट्रपति को आवश्यकता होगी, देश का सबसे बड़ा पद है, उसको पता तो चले ना भी देश के अंदर हो क्या रहा है। इसके बाद में किसी भी मामले से या किसी भी मामले में किसी भी मंत्री ने निर्णय लिया है लेकिन परिषद ने अभी तक उस निर्णय पर विचार नहीं किया, यदि राष्ट्रपति ने प्रस्ताव दिया है तो उसने मंत्री परिषद के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जैसे कोई भी मंत्री है, उसने अपना कोई निर्णय लिया और संसद ने उस निर्णय के प्रति यानी उस निर्णय को अनदेखा कर दिया, तो वो मंत्री चला गया राष्ट्रपति के पास। फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद को ये बोलेगा भी उस निर्णय के प्रति भी आप क्या हो, जिम्मेदार हो, थोड़ा उस निर्णय के प्रति भी अपना विचार बताओ। अनुच्छेद 79 के अंदर क्या बोला गया है? संघ की एक संसद होगी जिसके अंदर राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल होंगे। कौन कौन से? लोकसभा और दूसरा सदन क्या होगा? राज्यसभा। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे कल, ठीक है। अनुच्छेद 79 तक आपको करवा दिया गया है। 79 क्या है? संसद की 2 सदन होंगे, एक राष्ट्रपति होगा। देश की संसद इन दोनों से मिलकर बनती है, एक तो लोकसभा से और दूसरा किसी राज्यसभा से, और तीसरा कौन होता है? तीसरा होता है राष्ट्रपति, ठीक है। एक बार मैं आपको बता दूं थोड़ा सा फास्टली क्या कुछ पढ़ा था आज हमने, देख लेना। 71 से शुरू किया था। 71 के अंदर क्या बोला गया था? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उच्चतम न्यायालय देगा। और 72 के अंदर राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति। 73 के अंदर कार्यपालिक शक्तियों का विस्तार है। 74 के अंदर राष्ट्रपति मंत्रियों का या मंत्रियों की सलाह का क्या करेगा? पालन करेगा। 75 के अंदर क्या करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और इसके बाद में मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इन सब के बारे में चर्चा की थी। इन सब का प्रधान कौन होता है? जो प्रधान होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री इन सब का प्रधान होता है। अनुच्छेद 76 के अंदर महान्यायवादी की चर्चा है। महान्यायवादी की योग्यता पूछे तो देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की योग्यता होती है वही महान्यायवादी की योग्यता होती है। कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष। चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति। पद से हटाता कौन है? राष्ट्रपति। अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। 77 के अंदर भारत सरकार के कार्यों का संचालन है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। और संपूर्ण कार्रवाई होगी वो किसके प्रति होगी? वो राष्ट्रपति के नाम से होगी संपूर्ण कार्रवाई। इसके बाद में 78 के अंदर देश के प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां राष्ट्रपति को यानी प्रधानमंत्री का ये फर्ज बनता है भी देश के प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामलों की जानकारियां वो किसको दे? राष्ट्रपति को दे। और 79 के अंदर क्या बोला गया था? संघ के एक संसद होगी जिसके अंदर राष्ट्रपति और संघ के 2 सदन होंगे। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, जिनके बारे में चर्चा करेंगे कल। तो ये देख लेना हमारे नानक क्लासेस प्ले स्टोर के ऊपर ये इतनी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और अपना अध्ययन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।